हेलो गाइस, दिस इज सुमन योर मैथ्स टीचर। कैसे हैं आप सब? आई होप सब अच्छे होंगे और अपनी सीटेट की प्रिपरेशन को बेस्ट वे में कंटिन्यू कर रहे होंगे। जैसा कि आपको पता है कि महासंग्राम की इस सीरीज़ के अंदर अब तक मैंने 17 पार्ट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें 2023 तक के हुए सीटेट के 2023 में हुए सीटेट के पेपर को हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज हमारी ये महासंग्राम की सीरीज़ का 18th वीडियो होगा, जिसमें हम 6 जनवरी 2022 में हुए सीटेट के पेपर के मैथ के पार्ट को कंप्लीट करेंगे। अगर अभी तक आपने अल्फा बीटा स्टडी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेना, ताकि आने वाली हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। नाउ लेट्स स्टार्ट द क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ऑफ दिस वीडियो। -25 × 7 + 3 इज नॉट सेम एज। इसको कैलकुलेट करके हमारा जो आंसर आता है, तो ऑप्शन में से ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमें -25 × 7 + 3 को कैलकुलेट करने के बाद जो आंसर आता है वो मैच नहीं करता। तो इसको अगर हम कैलकुलेट करें तो हमारे पास क्या आएगा, -25 मल्टीप्लाई बोर्ड मास के अकॉर्डिंग पहले ब्रैकेट को सोल्व करेंगे, तो 7 + 3 मेरे पास होगा 10 और -25 को हम 10 से मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा -250। क्लियर है। और फर्स्ट ऑप्शन को हम चेकआउट करें तो 25 7 से हमारे पास होता है -175 और 25 को हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो -75। इन दोनों को हम ऐड करें तो हमारे पास माइनस के आएगा 250। क्लियर है। एंड -25 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये तो हमें डायरेक्टली पता चल रहा है कि -250 आंसर आएगा। ये आपके पास है। सो ऑप्शन नंबर 4 हमारे पास आंसर होगा। बाकी हम चेक कर लेते हैं कि -25 को आप मल्टीप्लाई करेंगे 7 3 21 से, तो आपके पास कितना आएगा। यूनिट प्लेस पे डायरेक्ट हम चेक करें तो 1 आएगा, जो कि आपके पास -250 के कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इन रोमन न्यूमेरल विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। इससे पहले वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको कंप्लीट रोमन काउंटिंग किस टाइप से लिखते हैं वो सब कुछ समझा दिया था। तो अगर आपको देखना है तो आप इससे पहले वाली वीडियो चेक कर सकते हैं। अब देखिए, ये हमारे पास 50 एल मीन्स 50 होता है 60 और हमारे पास आ जाएगा ये 63, यानी कि रोमन काउंटिंग में ये तो बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। और हम इसको चेक करें तो सी हम 100 को डिनोट करते हैं सी से, और पहले x लिखा गया है, दैट मीन्स 100 में से हमने 10 माइनस किया है, तो हमारे पास इसको हम राइट करेंगे 92। अब ये देखिए, हमारे पास L 50 होता है और C होता है 100, तो आगे लिखने का मीनिंग हम माइनस करेंगे। अगर 100 में से हम 50 माइनस करेंगे, दैट मीन्स मेरे पास 50 आएगा। तो 50 को हम इस टाइप से कभी भी राइट नहीं कर सकते, तो 50 को हम राइट करेंगे तो L से डिनोट करेंगे। हमसे पूछा गया था कि कौन सा नंबर करेक्ट नहीं लिखा हुआ, तो ऑप्शन नंबर 3 ही हमारा आंसर होगा, जो कि करेक्ट नहीं लिखा हुआ। 50 राइट अगर हमें करना है तो हम डायरेक्ट L से राइट करेंगे। L का मीन्स 50 होता है, आगे x लिखा है, दैट मीन्स हमारे पास हो गया 40 और 40 + 4 हमारे पास हो जाएगा 42। क्लियर है। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट ट्रू नहीं है। HCF एंड LCM टू नंबर्स x एंड y हमें गिवन है, और ये बात याद रखना हमेशा, जो हमारा LCM है वो डिवाइड होता है HCF से, क्योंकि HCF हमारे पास होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर और LCM हमारे पास होता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल। सो HCF जो भी होगा, जैसे पहले HCF लिखा हुआ है, तो ये 15 120 को डिवाइड करता है कंप्लीट, यानी कि 120 अगर डिवाइड करता है 15 को, 15 8 जब 120 होता है, तो ये हमारे पास ठीक है। हमसे पूछा गया नॉट ट्रू कौन सा है। HCF एंड LCM दो नंबर्स का दिया हुआ है 20 और 250, तो अगर हम 250 को डिवाइड करें 220 से, अगर ये कंप्लीट डिवाइड हो गया तो हमारे पास ये HCF होगा, अदरवाइज नहीं होगा। तो यहाँ देखा जाए तो हमारे पास जो 25 डिवाइडेड बाई 2 है, ये कंप्लीट डिवाइड नहीं होता, सो यही मेरा आंसर होगा, क्योंकि 250 का HCF नहीं होगा। नाउ नेक्स्ट अगर हम चेक भी करें तो LCM एंड HCF, यहाँ पे मेरे पास अब LCM 70 और HCF 14, दैट मीन्स 70 को अगर 14 कंप्लीट डिवाइड कर देता है, दैट मीन्स 14 जो है 70 का HCF होगा। तो 14 से हम डिवाइड करें, 14 1 सा 14 5 सा, ये भी कंप्लीट डिवाइड होता है। और यहाँ चेक करें, 290 मेरा LCM और 58 मेरा है HCF। तो 290 को अगर मैं 58 से डिवाइड करूँ, तो 58 से हम डिवाइड करें तो 5 पे कंप्लीट डिवाइड होता है। 5 8 जब 40, 4 कैरी, 5 5 जब 25 और 4 29। सो ऑप्शन नंबर 2 मेरा आंसर होगा, क्योंकि हमसे पूछा गया था नोट ट्रू कौन सा HCF LCM नहीं है इनमें से, तो ऑप्शन नंबर 2 हमारा आंसर होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज,
ऑन डिवाइडिंग 2/1/3 बाई 2/5 रिजल्ट क्या होगा, यानी कि हमें डिवाइड करवाना है 2/1/3 को 2/5 से। ओके, 2 3 ज़ा 6, 6 और 1 7 डिवाइडेड बाय 3। डिवाइड के साइन को अगर मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो डिवाइड के बाद वाले टर्म रेसिप्रोकल हो जाएगी, सो 5 डिवाइडेड बाय 2। इसको अगर हम कैलकुलेट करें 7 5 ज़ा 35 डिवाइडेड बाय 3 2 ज़ा 6, सो ऑप्शन नंबर 4 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए बी सी की वैल्यू हमें राइट करनी है, कैलकुलेट करना है। अब देखो एडिशन का सम है, 1 में मैं क्या चीज़ ऐड करूं कि मेरे पास 8 आ जाए, तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है कि बी के प्लेस पे मैं 7 रख दूं, तो 7 + 1 मेरे पास क्या आ जाएगा, 8 आ जाएगा। अब बी मेरा 7 है तो यहाँ भी मेरे पास 7 होगा, ये नंबर भी मेरे पास 7 होगा। ओके, सो 7 में मैं क्या चीज़ ऐड करूँ कि मेरे पास 1 बन जाए, यानी कि 7 में अगर मैं 4 ऐड कर दूँ तो 11 बन जाएगा। यानी कि अगर ए को मैं 4 राइट कर दूँ तो 7 + 4 हमारे पास होगा 11 और 1 कैरी। क्लियर है, 3 और 1 ये हो गया 4। अब यहाँ मेरे पास ए मैंने 4 राइट किया है तो मेरे पास ए की वैल्यू यहाँ आएगी, तो ए की वैल्यू मेरे पास कितना आएगा 4, 4 एंड 3 हमारे पास हो गया 7, 7 और 1 हमारे पास हो गया 8, सो 8 सी की वैल्यू मेरे पास क्या हो गई 8। हमें निकालना क्या था, देन द वैल्यू ऑफ सी इज, तो सी की वैल्यू हमारे पास आएगी ई। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द एनुअल इनकम ऑफ नरेश इज 5,76,000 and his annual saving is 72,000. The ratio of the annual saving to his expenditure. तो टोटल इनकम जो है वो है 5,76,000, ओके, एंड सेविंग है 70। टोटल सेविंग जो है एनुअल उसकी वो है 72,000। अब मैं एक्सपेंडिचर की बात करूँ, टोटल एक्सपेंडिचर, अगर टोटल उसकी एनुअल इनकम में से मैं टोटल उसकी एनुअल सेविंग माइनस कर दूँगी तो बाकी बचा हुआ एक्सपेंडिचर बचेगा 0,00405, यानी कि 5,40,000 5,04,000 क्या कर दिया उसने, एक्सपेंडिचर कर दिया, यानी कि खर्चा कर दिया। अब रेशियो हमें किसका निकालना है, एनुअल इनकम टू हिज एक्सपेंडिचर। तो हमें जो निकालना है एनुअल सेविंग हमारे पास थी 72,000, इसका रेशियो हमें निकालना है एक्सपेंडिचर से जो कि हमारे पास है 5,04,000। ओके, सो रेशियो को हम डिवाइड फॉर्म में लिख सकते हैं, डिवाइडेड बाय 5,04,000, सो 30 से 30 कैंसिल आउट। अब हम डिवाइड करें इसको तो 2 3 ज़ा 6, 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 2 2 ज़ा 4, ओके, 2 1 ज़ा 2 8 ज़ा 16, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12, 2 9 ज़ा 2 6 ज़ा 2 3 ज़ा, और 9 से हम कैंसिल आउट करें तो 7 से। सो फाइनली कैंसिल आउट करने के बाद मेरे पास बचा 1 डिवाइडेड बाय 7, जिसको हम राइट कर सकते हैं 1:7। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3x + 5 = 0 हमारे पास गिवन है और हमें वैल्यू निकालनी है x² - 3x की, दैट मीन्स मेरे पास x की वैल्यू होनी चाहिए। सो 3x प्लस के 5 को राइट हैंड साइड पे शिफ्ट करें तो माइनस के 5 आएगा। फाइनली मेरे पास जो x की वैल्यू आई वो -5 डिवाइडेड बाय 3। सो जिसकी वैल्यू हमें निकालनी है उसमें हम वैल्यू पुट करें तो यहाँ से क्या आएगा, -5 डिवाइडेड बाय 3 का स्क्वायर -3, यहाँ मेरे पास आएगा -5 डिवाइडेड बाय 3। 5 5 ज़ा 25, 3 3 ज़ा 9 एंड माइनस माइनस प्लस 5 3 ज़ा 15 डिवाइडेड बाय 3। सो ऐसे मैं लूँ यहाँ से तो मेरे पास आएगा 9, 25, 3 3 ज़ा 9, 15 3 ज़ा 45, 5 5 10, 6 और 7 डिवाइडेड बाय 9। सो आंसर हम चेक करें तो वो इस फॉर्म में नहीं है, हमारे पास फ्रैक्शन फॉर्म में है, तो हमारे पास आएगा 9 7 ज़ा 63 और फिर बचेगा 7 डिवाइडेड बाय 9। सो ऑप्शन नंबर 1 इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कोफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर इन द सम ऑफ द एक्सप्रेशंस। इनका हमें सम करना है, ठीक है। सम करने के बाद मुझे कोफिशिएंट चाहिए x स्क्वायर का। अब यहाँ मैं एडिशन करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, देखिए -3x² y स्क्वायर प्लस 2x स्क्वायर y स्क्वायर प्लस माइनस 3x² y क्यूब एंड -5y⁴। ठीक है, मैं आपको करके दिखा रही हूँ, अदरवाइज ऐसा करने की भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ देखें तो हमें चाहिए कोफिशिएंट x स्क्वायर का,
इस टर्म के अंदर मेरे पास एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है। यहाँ हम चेक करें तो एक्स स्क्वायर की कोई भी टर्म नहीं है। क्लियर है? एक्स स्क्वायर की टर्म यहाँ है और यहाँ है। फाइनली आप जस्ट ओनली टू टर्म्स लिख सकते हैं, 2x स्क्वायर वाई क्यूब एंड प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर वाई क्यूब। ठीक है, एक्स स्क्वायर वाई क्यूब यहाँ। तो यहाँ से मेरे पास देखिए 2x स्क्वायर वाई क्यूब माइनस के 3x स्क्वायर वाई क्यूब, तो प्लस माइनस माइनस दैट मीन्स मेरे पास आएगा माइनस के एक्स स्क्वायर वाई क्यूब, जिसको आप राइट कर सकते हैं माइनस के वाई क्यूब और एक्स स्क्वायर। हमें चाहिए था एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट मेरे पास होगा माइनस के वाई क्यूब। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन डिवाइडिंग दिस बाय दिस द रिजल्ट इज, तो एक्स क्यूब माइनस 5x स्क्वायर माइनस 24x एंड साथ में इसके है 4x स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर। इसको हम डिवाइड करें x माइनस 8 एंड 2x माइनस 3y से, तो रिजल्ट क्या आता है? यहाँ से देखूँ तो मेरे पास x कॉमन आ रहा है, अंदर मेरे पास बचेगा एक्स स्क्वायर माइनस के 5x माइनस के 24। क्लियर है? और यहाँ से अगर हम इसको राइट कर दें, ये देखिए 2x का होल स्क्वायर हम इसको राइट कर सकते हैं, माइनस 3y का होल स्क्वायर भी हम इसको राइट कर सकते हैं। और यहाँ मैं फॉर्मूला अप्लाई करूँ a स्क्वायर माइनस b स्क्वायर, दैट मीन्स a माइनस बी और a प्लस बी, तो मेरे पास आएगा 2x माइनस 3y यानी कि a माइनस बी, a के प्लेस पे 2x और b के प्लेस पे 3y, तो हमारे पास a माइनस बी और a प्लस बी, सो 3x प्लस में 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय x माइनस 8 एंड 2x माइनस 3y, तो 2x माइनस 3y से 2x माइनस 3y कैंसिल, x से x कैंसिल। अब यहाँ से मुझे आइडिया लग रहा है क्योंकि डिनोमिनेटर में कोई भी टर्म नहीं है और डिनोमिनेटर में मेरे पास पड़ा है x माइनस 8, तो इसका फैक्टराइजेशन करेंगे तो उसमें हमारे पास 8 आएगा, तो 8 3 हमारे पास होता है 24, तो हम इसको क्या राइट कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 8x प्लस 3x माइनस 24। ओके, और यहाँ से मेरे पास बचा है 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय x माइनस 8। इन दोनों टर्म में से मैं x कॉमन निकालूँ तो मेरे पास बचेगा x माइनस 8 और प्लस के 3, इन दोनों टर्म में से हम कॉमन निकालें तो अंदर हमारे पास बचेगा x माइनस 8, और यहाँ से मेरे पास बचा हुआ है 2x प्लस 3y डिवाइडेड बाय x माइनस 8। अब इस टर्म के अंदर से और इस टर्म के अंदर से मैं x माइनस 8 कॉमन निकालूं तो मेरे पास बचेगा अंदर x प्लस 3 और 2x प्लस 3y डिवाइड बाय में हमारे पास पड़ा था x माइनस 8, सो x माइनस 8 से x माइनस 8 कैंसिल आउट, फाइनली हमारे पास बचता है x प्लस 3 एंड 2x प्लस 3y। सो चेक करें तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज p की वैल्यू हमें गिवन है, q की वैल्यू गिवन है और r की वैल्यू गिवन है। हमें वैल्यू निकालनी है p मल्टीप्लाई q माइनस r। और बोर्ड मास को देखा जाए तो पहले हमें ब्रैकेट सोल्व करनी होती है, फिर ऑफ डिवीज़न, ये तीनों चीज़ें मेरे पास नहीं है, तो दैट मीन्स पहले मुझे मल्टीप्लिकेशन सोल्व करनी होगी, उसके बाद जो आंसर आएगा हमें सब्ट्रैक्शन करना होगा। p और q की मल्टीप्लिकेशन करनी है, दैट मीन्स मेरे पास क्या आएगा 3x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की मल्टीप्लाई करनी है हमें 2x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर से, उसके बाद जो मल्टीप्लिकेशन करने के बाद जो आंसर आएगा तब हमें माइनस करना है 4x की पावर 4 प्लस 5y की पावर 4। सो कैलकुलेट हम इसे करें, जब 3x स्क्वायर को मैं 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँगी 3 2 6x की पावर 4, जब 3x स्क्वायर को हम 3y स्क्वायर से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस के 9 मेरे पास आएगा x स्क्वायर y स्क्वायर। सो y स्क्वायर को मैं 2x स्क्वायर से मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास आएगा 2x स्क्वायर y स्क्वायर, और y स्क्वायर को मैं 3y की पावर 2 से मल्टीप्लाई करूँ तो हमारे पास आएगा 3y रेज टू पावर 4, और माइनस के 4x की पावर 4, वेट अ मिनट, ये देखिए माइनस किया है मैंने, यहाँ हमारे पास वैल्यू है r की, सो माइनस को अंदर शिफ्ट करेंगे तो दोनों साइन चेंज हो जाएंगे, 5y की पावर 4। ओके, यहाँ से मेरे पास है 6x की पावर 4, यहाँ से मेरे पास है 4x की पावर 4, तो फाइनली 6 में से 4 माइनस करेंगे हमारे पास बचेगा 2x की पावर 4 एंड
3y की पावर 4 माइनस 5y की पावर 4, तो यहाँ से हमारे पास बचेगा माइनस के 2y की पावर 4, 9x स्क्वायर वाई स्क्वायर एंड प्लस का 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर, तो हमारे पास बनेगा 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर। सो चेक करें तो मेरे पास 2x की पावर 4 प्लस का 11x स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस के 2y की पावर 4। यस, ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज which of the following figure has a linear symmetry but no rotational symmetry। linear symmetry क्या होती है? जैसे सपोज कीजिए मेरे पास कोई फिगर है, स्क्वायर है, ठीक है। लीनियर सिमेट्री का मीनिंग होता है उसको हम हॉरिजॉन्टली कट करें तो दोनों पार्ट इक्वल होंगे। सपोज कीजिए बीच में ये लाइन मिरर है और दोनों तरफ हमें सेम इमेज नजर आए, एंड यहाँ सपोज कीजिए ये वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री होती है, तो लीनियर सिमेट्री का मीनिंग होता है या तो वो वर्टिकली लाइन ऑफ सिमेट्री हो उसमें और या फिर हॉरिजॉन्टल लाइन ऑफ सिमेट्री हो। बट रोटेशनल का मीनिंग क्या होता है? 360 से कम एंगल में मैं रोटेट करूँ और सेम वही फिगर मुझे नजर आए। जैसे सपोज कीजिए कि यहाँ मेरे पास डॉट है और मैं इसको 90 डिग्री से रोटेट करूँ इसी फिगर को, तो ये डॉट यहाँ आ जाएगी। फिर हम 90 से इसको रोटेट करें तो यही डॉट क्या आ जाएगी? यहाँ आ जाएगी। और फिर हम इसको 90 से रोटेट करें तो ये यहाँ आ जाएगी, और फिर वापस इसको 90 से रोटेट करें तो ये फिगर यहाँ आ जाएगी। यानी कि रोटेट करने के बाद मुझे वो सेम फिगर एग्जैक्ट मिल गई। क्लियर है? तो सिमिलर वे से पैरेललोग्राम में भी क्या होती है? दोनों लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है पैरेललोग्राम में, लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है इसमें, और रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है। सपोज कीजिए इसको मैं 90 से मूव करूंगी तो ये फिगर मुझे कुछ ऐसी सी नजर आएगी, और फिर वापस हम 90 से यानी कि 180 से मूव करें ना तो हमें सेम फिगर मिल जाती है। तो ये हमारे पास क्या होगा? रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री भी है और इसमें लाइन ऑफ सिमेट्री भी है। अब रेक्टेंगल की बात करूँ तो इसमें भी हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है और रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है। अगर 90 से हम इसको रोटेट करते हैं तो ये फिगर नजर आएगी, और फिर अगेन अगर हम 90 से मूव करें तो हमें ये फिगर नजर आएगी। तो इसमें भी हमारे पास क्या होती है? रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री। अब है ना, ये या तो 90 पे भी हमें एग्जैक्ट फिगर मिल जाए या 80 पे या 270, यानी कि 360 से कम एंगल पे हमें अगर वही फिगर मिल जाती है रोटेट करने के बाद, दैट मीन्स हम कह सकते हैं उस फिगर में लाइन ऑफ सिमेट्री होती है। अब रोम्बस की मैं बात करूं तो ये हमारे पास लाइन ऑफ सिमेट्री भी इसमें होती है और इसमें हमारे पास रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री भी होती है। बट काइट ऐसी फिगर होती है, ये देखिए ऐसी फिगर होती है काइट, है ना। तो लाइन ऑफ सिमेट्री तो होती है इसमें एक, बट रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। जो मैंने फिगर ये बताई है ना, इसमें डॉट है ना, इस कारण से ये भी रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री इसमें भी नहीं है। अगर डॉट नहीं होती ना तो रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री होती। अब देखिए इसको 90 से अगर हम मूव करेंगे तो ये फिगर हमें ना कुछ ऐसी सी नजर आएगी देखने के अंदर, है ना। और फिर मैं इसको 180 से मूव करूंगी तो ये फिगर मुझे कुछ ऐसी सी नजर आएगी। फिर अगर मैं 270 से इसको मूव करूंगी तो ये फिगर मुझे ऐसी नजर आएगी। जब मैं 360 पे से मूव करती हूँ ना तब जाके ये फिगर मुझे एग्जैक्ट उसी फॉर्म में नजर आएगी। तो इसमें अब मैंने कहा 360 से कम हम रोटेट करें तो हमें एग्जैक्ट वही फिगर देखने को मिले। तो हमने क्या किया? 360 पर मूव किया ना, एग्जैक्ट 360 पे मूव किया, तब जाके हमें एग्जैक्ट लाइन ऑफ रोटेशनल सिमेट्री हमें देखने को मिली है। सिमिलर वे से अगर मैंने ये फिगर बताई ना, अगर यहाँ डॉट नहीं होता तो इसमें रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री होती। सो ऑप्शन नंबर सेकंड हमारा आंसर होगा, क्योंकि इन्होंने यही पूछा था ऐसी कौन सी फिगर है जिसमें क्या हो, हैज अ लाइन ऑफ सिमेट्री हो बट नो रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री हो। तो काइट में हमारे पास रोटेशनल लाइन ऑफ सिमेट्री नहीं होती। आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज 3 एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो। सो हम एक ट्रायंगल ड्रॉ करते हैं जिसमें तीनों एंगल हमें गिवन है ए बी सी। सपोज करते हैं रेशियो कंटिन्यूएंट में वाई लेट कर लूँ तो मेरे पास क्या आएगा? ए एंगल 3y और बी एंगल हमारे पास होगा 5y और सी एंगल हमारे पास होगा 4y। क्लियर है? यू नो वेरी वेल सम ऑफ एंगल ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू 180 डिग्री। सो 3y प्लस 5y प्लस 4y इक्वल टू हमारे पास आएगा 180 डिग्री। एंड यहाँ से मैं y की वैल्यू निकालूँ, मेरे पास आएगा 12y इक्वल टू 180 डिग्री। एंड y की वैल्यू हम निकालें 12 1 जा 12, 12 5 जा 16। सो y की वैल्यू मेरे पास आ गई 15। तो मेरे पास जो ए एंगल होगा वो होगा 5 3 जा 15 3 जा 45, एंड ये बी एंगल मेरे पास होगा 75 डिग्री और सी एंगल मेरे पास होगा 4y यानी कि 60 डिग्री। ओके, आगे बढ़ते हैं। एंड द ग्रेटेस्ट एंगल इज x। जो सबसे बड़ा एंगल होगा अगर उसको x का नाम दिया जाए, दैट मीन्स मेरे पास x जो एंगल होगा वो 75 डिग्री होगा। ग्रेटेस्ट एंगल तीनों में से हमारे पास b है, तो हमें वैल्यू निकालनी है 4x प्लस 9 की।
4x प्लस 9 की अगर हम वैल्यू निकालें तो x की वैल्यू यहाँ सब्सटीट्यूट करें 75 प्लस 9, दिस इम्प्लाइज दैट 4 5 जो 20, 2 कैरी 4 7 जो 28 और 2 हमारे पास आएगा 30 प्लस 9, दिस इम्प्लाइज दैट 309 डिग्री। क्लियर है। क्वेश्चन में ही बोला था अगर ग्रेटेस्ट एंगल को हम x लेट करें, तो पहले हमने तीनों एंगल निकाले, उसके बाद ग्रेटेस्ट एंगल को मैंने x का नाम दे दिया और उसके बाद हमने वैल्यू निकाल दी 4x प्लस 9। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, सो option number second is our answer. Now next question is the sum of the supplement and complement of an angle x is 240। अब देखिए सप्लीमेंट्री एंगल का मीनिंग होता है कि ऐसे दो एंगल जिन दोनों का सम क्या हो 180 डिग्री हो। क्लियर है। और कम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास ऐसे एंगल होते हैं जिन दोनों का सम हमारे पास क्या हो 90 डिग्री हो। अब x का एक एंगल तो हमें दे दिया ना, x का सप्लीमेंट्री एंगल क्या होगा 180 माइनस एक्स। क्लियर है। क्या है ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ x, सॉरी इट्स माय अपोलॉजी, सप्लीमेंट्री एंगल होगा ऑफ x का, वो हमारे पास होगा 180 माइनस एक्स, और कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हमारे पास होगा ऑफ x का 90 माइनस एक्स। क्लियर है। तो हमें गिवन है सम ऑफ सप्लीमेंट एंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ एन एंगल x, इन दोनों का सम हमारे पास गिवन है 240। दैट मीन्स अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें तो हमारे पास आएगा 180 माइनस एक्स प्लस 90 माइनस एक्स इक्वल टू 240 एंड 90 प्लस 180 हमारे पास आएगा 270 माइनस 2x इक्वल टू 240 एंड माइनस 2x की वैल्यू हमारे पास आएगी 240 माइनस 270, तो मेरे पास आएगा यहाँ से माइनस 30, माइनस से माइनस कैंसिल आउट, x की वैल्यू हमारे पास आएगी 15, क्योंकि मल्टीप्लाई में 2 था डिवाइड में चला गया। तो हमें वैल्यू निकालनी है 3x माइनस 20 की। सो x की वैल्यू हम यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दें माइनस 20, 15 3 is 45 माइनस 20, दिस इम्प्लाइज दैट 5 4 में से 2 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2। सो 25 डिग्री इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज if f, v and e are respectively the number of faces, vertices and edges of a hexagonal pyramid की बात हो रही है, तो कौन से स्टेटमेंट इनमें से ट्रू है। हेक्सागोनल पिरामिड क्या होगा, एक हेक्सागोनल बेस होगा जिसका, और सिंगल पॉइंट से हर एक वर्टेक्स को मीट किया जाएगा। ऐसी फिगर को हमारे पास बोलते हैं हेक्सागोनल फिगर। तो हमें ये फाइंड आउट करनी है कि कितने इसके वर्टिसेस हैं, फेसेस एंड एजेस। क्लियर है। सो एफ डिनोट करता है फेसेस को, नंबर ऑफ फेसेस कितने होंगे, एक तो जो बेस में पड़ा होगा 1 एंड ये साइड वाला, इस साइड के साथ जो फेस होगा 2, इस साइड के साथ जो फेस होगा 3 एंड इस साइड के साथ जो फेस होगा वो हमारे पास होगा 4, ये हमारे पास होगा 5, ये हमारे पास होगा 6 और ये जो पीछे वाला इस साइड के साथ जो फेस है वो हमारे पास होगा 7। सो नंबर ऑफ फेसेस इसके होंगे 7। नंबर ऑफ वर्टिसेस की बात हो तो हेक्सागोनल में 6 वर्टेक्स तो यही होते हैं 1 2 3 4 5 6 और 1 ऊपर वाला। सो 7 इसके वर्टेक्स होंगे। और एजेस की अगर बात करें तो हमारे पास होंगे 12, क्योंकि 6 साइड तो हमारे पास क्या होंगी, जब हेक्सागोनल हम ड्रॉ करेंगे तब आएगी, और बाकी 6 साइड होंगी ये 1 2 3 4 5 एंड ये पीछे वाले बेस से 6। ठीक है। और 6 हमारे पास बेस में पड़ी है। सो नंबर ऑफ जो एजेस होंगी, साइड्स होंगी, वो हमारे पास होंगी 12। तो कौन सा ट्रू होगा इनमें हमें चेक करना है। सभी वैल्यूज हम सब्स्टिट्यूट करें। 2 एफ की वैल्यू मेरे पास थी 7 एंड वर्टेक्स हमारे पास था 7 माइनस ई हमारे पास है 12। देखते हैं इसका आंसर राइट आता है या नहीं आता। 7 2 ज़ा 14 एंड 14 एंड 7 हमारे पास होगा 21 और 21 में से अगर हम 12 माइनस करते हैं तो हमारे पास आएगा 9, जो कि इक्वल नहीं है 8 की। सो ऑप्शन नंबर सेकंड में चेक करूँ, डायरेक्ट हम पुट करें, एफ की वैल्यू मेरे पास है 7 7 2 ज़ा 14 प्लस 7 माइनस 12 इक्वल टू हमारे पास आना चाहिए। देखते हैं 9 आएगा क्या नहीं आएगा। 14 प्लस 7 मेरे पास आएगा 21, 21 माइनस 12 9, यस 9 इक्वल होता है 9 के। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। ट्रू के लिए इन्होंने पूछा था, बाकी ये और चेक कर लेते हैं। 7 2 ज़ा 14 एंड 7 2 ज़ा 14 माइनस ई यानी कि 12 आना चाहिए। तो 14 प्लस 12 में से 14 में से 12 माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 2, हमारे पास आएगा यहाँ से 16 जो कि इक्वल नहीं है 15 के। और यहाँ से मैं चेक करूँ तो 7 3 ज़ा 21 एंड 7 2 ज़ा 14
-12 2 24, तो यहाँ से हमारे पास क्या आएगा देखते हैं 5 एंड 2 1 3 -24 हमारे पास आएगा 11 जो कि इक्वल नहीं होता 10 के। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लेंथ ऑफ द टू डायगोनल ऑफ रेक्टेंगल। एक रेक्टेंगल है आपके पास ABCD, ABCD रेक्टेंगल है जिसके दो डायगोनल की जो लेंथ है, यानी कि एक डायगोनल मेरे पास होगा 6x + 3 और दूसरा डायगोनल हमारे पास है 4x + 7। तो रेक्टेंगल के डायगोनल जो होते हैं ना वो इक्वल लेंथ के होते हैं, क्लियर है। तो मेरे पास यानी कि 6x + 3 जो पहला डायगोनल था वो दूसरे डायगोनल के इक्वल होगा यहाँ से। तो 6x - 4x हम करें तो मेरे पास आएगा 2x और 7 - 3 मेरे पास आएगा 4। सो फाइनली हमारे पास x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 2। हमें वैल्यू निकालनी है दोनों डायगोनल की एडिशन क्या आएगी लेंथ की। तो हम x की वैल्यू यहाँ सब्स्टिट्यूट करें तो 6 2 12 + 3 एंड यहाँ से हम एडिशन करें तो 4 2 8 + 7, क्लियर है। 12 + 3 15, यहाँ से भी आप चेक कर सकते हैं कि दोनों डायगोनल की लेंथ भी क्या आई है इक्वल आई है। तो 15 + 15 मेरे पास क्या आएगा 30। सो ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज साइड ऑफ ट्रायंगल आर लेंथ 12 सेंटीमीटर 13 एंड 5 सेंटीमीटर। मुझे पता है कि ये जो साइड्स गिवन है ना ये राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म करती हैं। ओके, सो 13 मेरे पास हाइपोटेन्यूज होगा और 12 मेरे पास अगर परपेंडिकुलर है और बेस मेरे पास मान लीजिए 5 है एंड नाम दे देते हैं इसको ABC का। देन ऑल्टीट्यूड कोरस्पॉन्डिंग टू द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द ट्रायंगल, यानी कि लॉन्गेस्ट साइड सबसे लॉन्गेस्ट साइड ये है, इसके कोरस्पॉन्डिंग जो ऑल्टीट्यूड होगा उसकी लेंथ हमें निकालनी है। सपोज कर लीजिए मैं इसको नाम दे देती हूँ D का, ठीक है। एरिया ऑफ ट्रायंगल हमें पता होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल टू हाफ इंटू बेस इंटू हाइट होता है। ओके, सो बेस मेरे पास गिवन है, अगर हम बेस 5 लेके चलें और हाइट में 12 लेके चलूँ तो हमारे पास जो एरिया आएगा ट्रायंगल का वो आएगा 2 6 12 5 6 30 सेंटीमीटर, ठीक है, स्क्वायर। अब एरिया ऑफ ट्रायंगल इस कोरस्पॉन्डिंग बेस की बात करूँ मैं तो एरिया ऑफ ट्रायंगल को हम हाफ इंटू बेस अगर मैं लेती हूँ AC तो उसके कोरस्पॉन्डिंग मेरे पास हाइट होगी BD, क्लियर है। एरिया अभी हमने निकाला है 30 आया मेरे पास 1/2 और AC की वैल्यू हमें गिवन है 13, BD की वैल्यू हमें निकालनी है, क्लियर है। सो यहाँ से कैलकुलेट करें तो 30 × 2 / 13 ये हमारे पास आएगी BD की वैल्यू, क्लियर है। तो कैंसिल आउट नहीं होता, 32 × 60 / 13, बट आंसर जो है वो मिक्स्ड फ्रैक्शन में गिवन है। तो 13 1 × 13 13 4 × 52 एंड 8 / 13 सेंटीमीटर। सो सॉरी 13 सेंटीमीटर। सो ये हमारे पास होगी BD की वैल्यू। ऑप्शन चेक करें तो हमारे पास 4/8 / 13। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज the perimeter of the trapezium ABCD is 90 cm and the length of each non parallel side AD and BC are 70। तो ये देखिए हमारे पास क्या गिवन है, एक ट्रेपेजियम गिवन है। ओके, नाम दे देते हैं इसको A B C D, जिसमें हमारे पास AB जो है वो पैरेलल है DC के एंड इन्होंने बोला है कि इट्स नॉन पैरेलल साइड। तो नॉन पैरेलल साइड हमारे पास है AD और BC, दोनों की दोनों 17 है, यानी कि ये भी 17 है और ये भी मेरे पास 17 है। इफ एरिया ऑफ द ट्रेपेजियम, पहले पेरीमीटर हमें गिवन है ट्रेपेजियम का 90 सेंटीमीटर, इससे हम इनकी पैरेलल साइड निकालने की कोशिश करते हैं। सपोज कीजिए मैंने ये हाइट ड्रॉ कर लिया और ये हाइट मैंने यहाँ से ड्रॉ कर लिया, क्लियर है। ओके, ये इस टाइप से ड्रॉ किया है कि सपोज करते हैं मैंने CD को मान लिया X, तो उतना ही साइड मेरे पास, सपोज कीजिए मैं इसको E और F का नाम दे दूं तो ये भी मेरे पास क्या होगा X, ठीक है। और यहाँ से मैं लेट कर लेती हूँ Y। अब सपोज कीजिए ट्रायंगल ADE मेरे पास क्या है, आइसोसेलेस ट्रायंगल, ऐसी ट्रायंगल है जो कि कॉन्ग्रुएंट है ट्रायंगल CFD के। क्यों? क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल है ना, और ये दोनों साइड, ये मेरे पास हाइपोटेन्यूज 17 है, यहाँ पे भी मेरे पास 17 है और ये मेरे पास H है, ये भी मेरे पास H है। तो फाइनली जो साइड हमारे पास AE होगी वही हमारे पास FB होगी। आई होप ये समझ आ गया होगा आपको। क्या किया मैंने, दो हाइपोटेन्यूज परपेंडिकुलर ड्रॉ किया DE एंड CF,
बेस ए बी के ऊपर। और इस टाइप से हमने ड्रॉ किया कि अगर मैं ट्राइंगल ए डी ई की बात करूं तो वो ट्राइंगल बी सी एफ के कॉन्ग्रुएंट है, क्योंकि ये 90 डिग्री का एंगल दोनों में फॉर्म हो रहा है, ये साइड 17, हाइपोटेन्यूज दोनों इक्वल है, और एच यानी कि हाइट तो दोनों तरफ से सेम होगी ना, वो भी इक्वल है। दैट मीन्स जो मेरे पास ट्राइंगल बनती है ए डी ई वो कॉन्ग्रुएंट है बी सी एफ की। जो ट्राइंगल हमारे पास है ए डी ई कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल बी सी एफ के, इसीलिए मैंने यहाँ पे y लिया। तो ये जो कहते हैं ना कोरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल, तो ये वाला मेरे पास क्या होगा, y होगा। ओके, हमें पेरीमीटर गिवन है 90 डिग्री। पेरीमीटर का मीनिंग होता है सम ऑफ ऑल साइड, तो यानी कि ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए मेरे पास होगा 90 सेंटीमीटर। अच्छा, ए बी की मैं वैल्यू की बात करूँ तो मेरे पास टोटल ए बी है x प्लस 2y, है ना, और बी सी हमारे पास है 17, सी डी मेरे पास है x और डी ए मेरे पास है 17 इक्वल टू 90। सो यहाँ से हम कैलकुलेट करें तो मेरे पास 2x प्लस y है, मैंने 2 कॉमन निकाल दिया, और 17 प्लस 17 मेरे पास आएगा 34, जो कि हम माइनस कर देंगे राइट हैंड साइड पे ले जा करके। तो मेरे पास यहाँ से बचेगा 2x प्लस y, 10 में से हम 4 माइनस करें मेरे पास आएगा 6, और 8 में से हम 3 माइनस करें तो 5, 2 2 जा 4 एंड 2 8 जा 16। सो x प्लस वाई की वैल्यू मेरे पास यहाँ से आई है 28। ओके, हमें बोला गया है इफ एरिया ऑफ ट्रेपेजियम इज 420 सेंटीमीटर देन डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल साइड ऑफ द ट्रेपेजियम। हमें निकालनी है इस h की वैल्यू, यानी कि डिस्टेंस क्या है दो पैरेलल साइड के बीच में। ओके, जो एरिया गिवन है हमारे पास वो फॉर्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। सम ऑफ पैरेलल साइड का मीनिंग सी डी प्लस ए बी। ए बी की वैल्यू कितनी है टोटल, x प्लस 2y। वेट अ मिनट, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको साफ साफ नजर आ जाए। यस, एरिया ऑफ ट्रेपेजियम जो होता है वो हमारे पास होता है हाफ इनटू में सम ऑफ पैरेलल साइड, दैट मीन्स मेरे पास आएगा ए बी प्लस सी डी मल्टीप्लाई हाइट होता है। ठीक है, हाफ इनटू में ए बी की वैल्यू हमारे पास है x प्लस 2y, ठीक है, और सी डी की वैल्यू मेरे पास है x। तो फाइनली मेरे पास यहाँ से कितना है, ए बी प्लस सी डी की मैं टोटल वैल्यू निकालूँ 2x प्लस 2y, h की वैल्यू हमें निकालनी है। ओके, तो यहाँ से जो एरिया है ना क्वेश्चन में वो गिवन है हमारे पास 240 एरिया ऑफ ट्रेपेजियम गिवन है। तो 1/2 ऊपर से अगर मैं 2 कॉमन निकालूँ तो मेरे पास बचेगा x प्लस वाई मल्टीप्लाई h, 2 से 2 कैंसिल आउट, और 420 इक्वल टू x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास है 28 मल्टीप्लाई h। ओके, तो यहाँ से हम वैल्यू निकालें 28 की, तो 14 2 जा 14 3 जा 14 2 जा 28, 14 3 जा 42, और 0 हमारे साथ इसके साथ ही आ गया, 2 1 जा 2, और 2 से हम कैंसिल आउट करें तो 15। दैट मीन्स मेरे पास h की जो वैल्यू आ गई वो आ गई 15 सेंटीमीटर। सो ऑप्शन नंबर 3 इज आवर आंसर। पहले हमने पेरीमीटर का यूज़ किया, पहले हमने क्या किया, जो भी गिवन था वो राइट कर लिया। अब हमने देखा कि ए डी ई जो ट्रायंगल है वो बी सी एफ के कॉन्ग्रुएंट है, तो हमने अगर ए ई वाई ली तो हमारे पास एफ बी भी वाई होगा, क्योंकि कोरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल हमारे पास इक्वल होते हैं। ठीक है, फिर पेरीमीटर का हमने यूज़ किया तो वहाँ से हमारे पास x प्लस वाई की वैल्यू आ गई। उसके बाद एरिया हमारे पास गिवन था, और जो जो वैल्यूज़ हमने फाइंड आउट किए, जो वैल्यूज़ हमारे पास हैं वो सब्स्टिट्यूट की और हमने h की वैल्यू यहाँ से फाइंड आउट की। आई होप ये क्वेश्चन समझ आ गया होगा आपको। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर। एक राइट सर्कुलर सिलेंडर है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम बात करें कर्व्ड सरफेस एरिया की बात है तो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 2 पाई आर एच। कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर इज 1/3 ऑफ इट्स टोटल सरफेस एरिया। 1/3 है किसका, टोटल सरफेस एरिया का, यानी कर्व्ड सरफेस एरिया 1/3 है टोटल सरफेस एरिया की। कर्व्ड सरफेस एरिया का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर एच, तो टोटल सरफेस एरिया हमारे पास होता है 2 पाई आर आर प्लस एच। ओके, नाउ यहाँ से मेरे पास देखिए आगे क्वेश्चन में क्या गिवन है, इफ़ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज 8, इसकी रेडियस क्या है हमारे पास 8 है, तो हमें वो फाइंड आउट करनी है वॉल्यूम। क्लियर है,
2 पाई की वैल्यू हम पाई रहने देते हैं क्योंकि ऑप्शन हम चेक करें तो हमारे पास पाई ही नज़र आ रहा है। सो आर की वैल्यू मेरे पास है 8 और एच की वैल्यू हमारे पास नहीं है। हाफ ऑफ 1/3 2 पाई की वैल्यू हम एज इट इज़ रखेंगे और आर की वैल्यू मेरे पास है 8। अंदर हमारे पास आएगा 8 प्लस एच। ओके, सो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास आएगा, उससे पहले हम कुछ कटता है वो कैंसिल आउट कर लेते हैं। पाई से पाई कैंसिल आउट हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई में पड़ा है 8 से 8 कैंसिल होगा और 2 से 2 भी मेरे पास कैंसिल होगा, तो मेरे पास बचेगा यहाँ से 3h इक्वल टू 8 प्लस एच। ओके, सो यहाँ से मैं एच की वैल्यूज़ को इकट्ठा करूँ तो मेरे पास बचेगा 2h इक्वल टू 8। सो एच की वैल्यू हमारे पास आ जाती है 2 4 जा 8। ओके, एच की वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। वॉल्यूम हमें निकालना है तो सर्कुलर सिलेंडर का हमारे पास वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, तो पाई को हम एज इट इज़ रहने देंगे। आर की वैल्यू मेरे पास है 8 इंटू 8, एच की वैल्यू हमारे पास है 4। 8 8 जा 64, 64 को हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो 4 4 जा 16, 4 6 जा 24 एंड 24 और 1 5, तो हमारे पास वॉल्यूम आएगा 256 पाई। सो ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, इफ मीन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, इन सभी ऑब्जर्वेशन का मीन मेरे पास गिवन है 27। सो 25 प्लस 29, मीन का मीनिंग क्या होता है, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन 32 24 प्लस एक्स इक्वल टू क्या होता है, सॉरी डिवाइडेड बाय होता है नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो 1 2 3 4 5 6, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन है 6 और ये टोटल जो मीन गिवन है वो 27 है। सो क्रॉस मल्टीप्लाई में यहाँ से करूँ तो इन सब का सम, यानी कि मेरे पास क्या आएगा, इनको हम ऐड करें तो हमारे पास टोटल आएगा 25 प्लस 25 हमारे पास आएगा 50, 50 प्लस 20 70 यानी कि 69, 69 और 30 यानी कि हमारे पास आएगा 90, 91, टोटल करें तो हमारे पास आ जाएगा 135। ओके, और प्लस में हमारे पास पड़ा है x इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई हमने किया तो 27 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 162। सो x की वैल्यू हम यहाँ से निकालें तो 162 माइनस 135, दिस इम्प्लाइज दैट हमारे पास वैल्यू आएगी 27। ओके, आगे क्या कहता है, देन मीडियन ऑफ द ऑब्जर्वेशन, हमें फिर निकालने क्या है, मीडियन निकालना है। तो x की वैल्यू मेरे पास है 27। ठीक है, अब यहाँ से हम मीडियन निकालें तो हमें असेंडिंग ऑर्डर में एडजस्ट करना होगा। असेंडिंग ऑर्डर में हम इसको राइट करें तो हमारे पास आएगा सबसे पहले 24। ओके, उसके बाद हमारे पास आएगा 25, देन 25, देन उसके बाद हमारे पास आएगा 27, 39 और हमारे पास आएगा 33, सॉरी 39 नहीं 29 एंड उसके बाद हमारे पास आएगा 32। ओके, तो टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन हमारे पास 6 हैं। तो जब इवन नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन होता है तो बीच वाली दो टर्म्स लेते हैं और उनका मीन निकाल देते हैं, वो हमारे पास मीडियन होता है। यानी कि मीडियन हम निकालें तो इन बीच वाली दोनों टर्म्स को हम ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो मेरे पास आएगा 7 प्लस 5, मेरे पास आएगा 12, 4 5, 2 से हम डिवाइड करें तो 2 2 ज़ा 4 एंड 2 6 ज़ा 12, दिस इम्प्लाइज दैट मेरे पास जो मीडियन आया वो हमारे पास आया 26। ऑप्शन नंबर थर्ड इज आवर आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, numbers 10 to 60 are written on separate slips, one number on one slip, they are kept in a box and they are mixed। ये कहा जाता है कि 10 to 60 के स्लिप्स हैं, ठीक है, उनके ऊपर नंबर राइट किया हुआ है। अगर मैं टोटल नंबर की बात करें, हमारे पास टोटल नंबर केसेस कितने हैं, टोटल नंबर हमारे पास अगर ये 11 to 60 होता ना तो हमारे पास 50 नंबर होते, बट ये 10 to 60 है तो हमारे पास टोटल नंबर हमारे पास होंगे 11 और इन सबको स्लिप पे लिखाया गया और उसको बॉक्स के अंदर डाल दिया और मिक्स कर दिया। वन स्लिप इज चूजन फ्रॉम द बॉक्स विदाउट लुकिंग इट, एक स्लिप निकाली जाती है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर ऑन द चूजन स्लिप इज डिविजिबल बाय बोथ 2 and 3, यानी कि ऐसा नंबर जो 2 से भी डिवाइड हो और 3 से भी डिवाइड हो, तो इन दोनों का एलसीएम दैट मीन्स 6। हमें क्या चेक करना होगा कि ऐसे नंबर जो 6 से डिवाइड होते हैं। अगर यहाँ पे और होता ना, इससे पहले वाली वीडियो में ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आया था प्रोबेबिलिटी का कि वो 2 और 3 से डिवाइड हो, तो हमने 2 से डिवाइड होते हैं वो सभी नंबर कलेक्ट किए थे और 3 से डिवाइड होते हैं वो सभी नंबर कलेक्ट किए थे। अब हमें क्या दिया गया है, यहाँ पे एंड दिया गया है, तो हमें क्या देखना होगा, ऐसे नंबर जो 2 से डिवाइड होते हैं।
डिवाइड होते हों, तो हमारे पास फेवरेबल केसेस कौन से होंगे, जो 2 और 3 से डिवाइड होने वाले, यानी कि 6 से डिवाइड होते हों। तो 6 2 = 12, 18, उसके आगे देखिए 24, 30, 36, फिर 42 एंड 48, उसके बाद हमारे पास आएगा 54 और उसके बाद हमारे पास आएगा 60। क्लियर है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो हमारे पास टोटल नंबर ऑफ फेवरेबल केसेस जो होंगे वो हमारे पास होंगे 9। एंड प्रोबेबिलिटी हम निकालें नंबर डिविजिबल बाय 2 and 3 इक्वल टू 9 डिवाइडेड बाय 51। सो कैंसिल आउट करें, 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, तो हमारे पास क्या आएगा 3 डिवाइडेड बाय 17। सो ऑप्शन नंबर सेकंड इज आवर आंसर। सो ये थे हमारे पास 20 क्वेश्चन जो 6 जनवरी 2022 को पेपर कंप्लीट हुआ था। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।